Hello students, welcome to my YouTube channel Million Minds Maths. First of all, thank you so much for all your love and support जो आपने मुझे मेरी पहली वीडियो पे दिया। इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा बिजी होने की वजह से मैं कोई नई वीडियो अपडेट नहीं कर सका, तो आज मैं फिर से आपके साथ मौजूद हूँ यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। बहुत से बच्चों को ये इश्यूज आ रहे थे कि सर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और कई बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में भी प्रॉब्लम थी। तो हम एक एक करके टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो फिलहाल आज हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। अगर आप नेक्स्ट 20 to 30 मिनट्स आप मेरे साथ यहाँ पर बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आने वाली है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानने से पहले सवाल ये उठता है कि इक्वेशंस क्या होते हैं। आप पूछोगे कि सर इक्वेशंस क्या होते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हमें यह समझना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इक्वेशन क्या होते हैं। तो बेटा इक्वेशन होते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी को हम इक्वेशन कहते हैं। किसी भी स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 2x + 3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो यू हैव अ LHS हियर, RHS here and sign of equality is there। इसका मतलब ये क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी है, और इसी स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी को मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन बोलूंगा। ठीक है, कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं। 3x - 5 = 8। यहां पर आपके पास LHS है, यहां पर RHS है, इक्वेलिटी का साइन है, ये स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पर। अगर आप लोगों ने पॉलिनोमियल में ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें एक टर्म था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होता है उसकी मैक्सिमम पावर को हम लोग उस इक्वेशन की डिग्री कहते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया 2x + 3 = 0। मैं पूछूंगा यहां पर वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, आप बोलोगे सर x। तो मैं कहूंगा तो फिर x की पावर बताओ। आप कहोगे सर यहाँ x की पावर 1 है और यही मैक्सिमम पावर है, तो मैं कहूंगा कि इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 1 है। सिमिलरली यहां पर भी देखें कि वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है, और x की पावर कितनी है, यहां पर 1 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूं कि 2x² - 3x + 5 = 0, और आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, तो आप पूछोगे सर वेरिएबल यहां पर कौन सा यूज हुआ है, मैं कहूंगा x। तो आप मैक्सिमम पावर को चेक करोगे तो यहां पर x की पावर कितनी है, 2, और यहां पर x की पावर कितनी है, 1। तो मैक्सिमम पावर x की कितनी है, आप बोलोगे 2, तो मैं कहूंगा यही डिग्री ऑफ द इक्वेशन है। यानी इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। तो वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आई होप यहां तक आपको यह बात क्लियर है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग जनरल फॉर्मूला पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c = 0 एंड a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्मूला का मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में हमें इस तरह का लगेगा, जहां पर एक वेरिएबल होगा जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और यहां पर a b c क्या है, कांस्टेंट है, और एक और कंडीशन है कि a कैन नॉट बी 0। अब सवाल ये उठता है कि a 0 क्यों नहीं हो सकता। आप पूछोगे कि सर ये ऐसा भी तो हो सकता था कि b कैन नॉट बी 0, ऐसा भी तो हो सकता था c कैन नॉट बी 0। ऐसी क्या कंडीशन है कि a ही 0 नहीं हो सकता। तो बेटा a 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर मैं यहां से a को 0 कर दूंगा तो ये x² वाला टर्म 0 हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और अगर x² वाला टर्म 0 हो गया तो इक्वेशन बचेगा ये, और अगर इक्वेशन ये बचेगा तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ये कैसा रह जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। इसलिए a 0 नहीं हो सकता है, b और c 0 हो सकते हैं। ये जनरल फॉर्म की बात हो गई। अब आपसे क्या पूछ सकता है, यहां पर आपसे ये पूछता है जैसे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहली एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मैं कहूंगा आप एक काम करो, इसको आप जनरल फॉर्म में बना लो, यानी ax² + bx + c की फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर लो। अगर इसकी डिग्री 2 आ जाती है
तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है क्वाड्रेटिक है, और अगर इसकी डिग्री 2 नहीं आती है तो हम बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। x प्लस 1 होल स्क्वायर, आप सबको पता है यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज हो रही है, और हमको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 1 विल गिव यू 1 प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 दैट विल गिव यू 2x इक्वल टू, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाई x माइनस 3। अब यहां पर क्या ध्यान देना है कि x माइनस 3 क्या है, बाइनोमियल है, और 2 क्या है, मोनोमियल है। कई बच्चे यहां पर क्या गलती करते हैं कि 2 को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी मोनोमियल को यानी सिंगल टर्म को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना हो तो बाइनोमियल के हर टर्म से इंटू करेंगे, या ट्राइनोमियल से करना हो तो ट्राइनोमियल के हर एक टर्म से इंटू करेंगे। सो 2 इंटू एक्स विल गिव यू 2x, 2 इंटू 3 विल गिव यू 6, राइट। नाउ in left hand side we have 2x, right hand side also we have 2x। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं तो मेरे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं यहां पर देखता हूं x स्क्वायर प्लस 1 एंड इक्वल टू व्हाट, -6। तो -6 को मैं इधर लेकर जाऊं, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जनरल फॉर्म बनाना चाह रहा हूं इस तरह की कि इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और मैं सारे कांस्टेंट और वेरिएबल को किधर शिफ्ट कर देता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं। तो -6 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ट्रांसपोजिशन मेथड में जब भी कोई नंबर अपनी जगह बदलता है यानी अपना साइड बदलता है, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो वो अपनी ऑपरेशन को चेंज कर देता है। ऑपरेशन चेंज करने का मतलब ये हुआ कि अगर वो इधर एडिशन में है तो दूसरे साइड जाने पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा, और अगर वो सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो दूसरे साइड जाने पर डिवाइड करेगा, और अगर वो डिवाइड कर रहा है तो दूसरे साइड जाने पर वो मल्टीप्लाई कर देगा। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं यहां पर देख ले रहा हूं x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मैं कहूंगा बेटा डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है, आप बोलोगे सर 2 है, तो मैं कहूंगा क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ या नहीं हुआ, आप बोलोगे बिल्कुल हुआ। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि वही इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो एक ये बात हो गई। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये तो बात हो गई कि हम पहचानना कैसे है। इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट ये इसी से रिलेटेड एक चीज है, ठीक है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अच्छा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है ये आपके सिलेबस से सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, यानी इस बार ये आपके सिलेबस में नहीं है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज पर्पज से आप इसको सीख सकते हैं। फिलहाल हम इसको इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, तो हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मतलब होता है कि उसको उसके फैक्टर में, किसी भी एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को उसके फैक्टर्स में बांट देना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यहां पर इसको एक और चीज हम लोग बोलेंगे, और वो हम बोलेंगे इसको स्प्लिटिंग द स्प्लिट मेथड, यानी हम लोग मिडिल टर्म को क्या करने वाले हैं, यहां पर स्प्लिट करने वाले हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर आपको थोड़ी देर मेरे साथ ध्यान से देखना है। यहां पर देखिए, करना हमें क्या होता है कि ये जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हम a इंटू सी को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो हमारा नंबर आता है हम उसको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि वो ऐसे दो पार्ट्स में बटे जिनको ऐड या सबट्रैक्ट करने पर हमको मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाए। शायद आपको बात अभी क्लियर नहीं होगी। देखो, सीधी सी बात तुम ऐसे समझो कि तुम्हें करना ये है कि ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, यानी इधर जो 2 लिखा हुआ है और इधर एंड में 6 लिखा हुआ है। एक और चीज ध्यान रखना कि किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि वो अपनी जनरल फॉर्म में है या नहीं है। जनरल फॉर्म होने का मतलब ये है कि किसी भी इक्वेशन को लिखने का जो तरीका होगा वो पहले हमेशा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, यानी मैक्सिमम पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म, फिर एक्स वाला टर्म,
फिर कांस्टेंट टर्म। अगर यहाँ पे जगह इधर उधर होती है तो उसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करेंगे पहले इक्वेशन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एक्सट्रीम में क्या है, 2 है, यहाँ पर एक्सट्रीम में क्या है, 6 है। पहली चीज तो आप ये समझो कि इसको मुझे टच नहीं करना है, तो इसको मुझे एज इट इज ऐसे ही यहाँ पर कॉपी कर देना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होने वाला है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, 2 और 6 को इंटू किया, तो 2 और 6 को इंटू करने पर कितना आता है, 12 आता है। 2 और 6 को मैं इंटू करूंगा तो क्या आएगा, 12 आएगा। अब 12 को मैं किस तरह से लिख सकता हूं, अगर मैं दो पार्ट्स में 12 को डिवाइड करना चाहूं या बांटना चाहूं तो मैं कह सकता हूं, आप बोलोगे सर इसको हम 12 1 जा 12 लिख सकते हैं, और बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे सर इसको हम 6 2 जा 12 भी लिख सकते हैं, और आप इसको 4 3 जा 12 भी लिख सकते हैं। ये तीन चीजें हो गई यहां पर, यानी 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, एक तो 12 1 जा, दूसरा 6 2 जा और 4 3 जा। मैंने क्या बताया, मुझे वो दो फैक्टर्स चाहिए जो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट दे दे। कोएफिशिएंट समझते हो, कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथी, यानी इसका जो मिडिल टर्म है x का साथी क्या है 1, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे 1 चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये जो 12 + 1 13 होगा और 12 - 1 11 होगा, तो मुझे इसका काम नहीं है। 6 + 2 8 होगा, 6 - 2 4 होगा, तो मुझे इसका भी काम नहीं है। 4 - 3 करने पर लेकिन मुझे 1 मिल सकता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा बेटा एक काम करो, आप 1 को आप क्या लिख दो, 4 - 3 लिख दो और इसको ऐसे छोड़ दो। अब आप इसको ओपन कर देते हैं, हमारे पास आया 2x², 4 × x क्या देगा हमें, 4x, -3 × x हमें क्या देगा, -3x, -6 एग्जिटिस आ जाएगा, और ये हम उतार देंगे। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का ये सेट बनाएंगे, यानी इधर से मैं 2 का सेट बनाऊंगा और इधर से मैं 2 नंबर्स का सेट बनाऊंगा, और इसमें मुझे क्या करना है, कॉमन ले लेना है। पहले मैं नंबर्स में से कॉमन लूंगा, फिर उसके बाद वेरिएबल में से कॉमन। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां 2 है और यहां कितना है, 4 है। 2 और 4 में कॉमन क्या है, यानी वो नंबर जो 2 को भी कट कर दे और 4 को भी कट कर दे, यानी एक तरह से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों को क्या कर दे, कट कर दे। तो मुझे पता है कि 2 और 4 दोनों को कौन कट कर सकता है, 2 कट कर सकता है, तो मैंने यहां पे 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और x² और x में मुझे क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो बचेगा यहां पर क्या, देखो यहां से 2 कॉमन चला गया, x² का मतलब इसके पास x × x, x² का मतलब क्या होता है, x × x, ये 1x बाहर चला गया तो 1x इसके पास बच गया, यहां पर प्लस का साइन है, मैं प्लस लगा दूंगा। ये 4 है, 4 में से जब 2 कॉमन जाएगा तो इसको डिवाइड करता हुआ जाएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये बात ध्यान रखना कि कॉमन लेने में जब टर्म बाहर जाता है तो वो डिवाइड करता हुआ जाता है। तो मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, और x था जो बाहर चला गया, मैं इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब यहां पर आ जाते हैं, ये माइनस मैंने किया, 3 और 6, आप कहोगे 3 है जो दोनों को कट कर सकता है, तो मैं कहूंगा ठीक है 3 को आप कॉमन ले लो। वेरिएबल इसके पास है, इसके पास है नहीं, तो कॉमन लेने की जरूरत है नहीं। तो अब यहां पर क्या होगा, 3x में से 3 चला गया, क्या बचा, x बचा। अब एक चीज यहां पर क्या ध्यान देनी है, ये माइनस, बहुत बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, माइनस कभी भी ब्रैकेट के अंदर इंटर करे या माइनस कभी भी ब्रैकेट से बाहर आए, दोनों केसेस में वो क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है हमेशा, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। तो जब मैंने माइनस को बाहर लिया तो इस माइनस को इसने क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, और 6 से 3 कॉमन गया तो क्या हुआ, x + 2 हो गया। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब x + 2 यहां पर भी है, x + 2 यहां पर भी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि x + 2 को आप कॉमन ले लो, और बचा हुआ क्या, 2x - 3, और इसको = आप क्या रख दो, 0 रख दो। यहां तक बात क्लियर है सबको। अब देखिए, अब यहां पर क्या है, देखो x + 2 और 2x - 3 = क्या है, 0 है। इसका मतलब इन दोनों टर्म में से कोई एक 0 होगा। अगर दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब यह है कि उन दोनों में से कोई ना कोई एक टर्म क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी उसने प्रोडक्ट को क्या किया है, 0 किया है। क्लियर है ये बात, क्योंकि 0 ही होता है जो अपने आप से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर को क्या करेगा, 0 करेगा। तो मैं कहता हूं देखो, ये हो सकता है ये 0 हो, या हो सकता है ये वाला टर्म 0 हो, दोनों पॉसिबिलिटी है मेरे पास। तो मैं लिखूंगा यहां पर x + 2 = 0। एक मेरा ये केस है, और एक मैं कहूंगा कि 2x - 3 = 0। दूसरा केस ये है, ये दोनों सिचुएशन हो सकती है।
तो यहां अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो प्लस 2 इधर जाकर क्या हो जाएगा -2, ये एक बात हो गई। और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू अगर 0 है तो -3 इधर जाकर क्या हो जाएगा +3, और 2 इधर x में इनटू कर रहा है तो इधर जाकर क्या कर देगा डिवाइड। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी x की, एक -2 और एक 3/2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली आपको दो वैल्यूज मिलने वाली हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। नंबर ऑफ जीरोज आप उसको बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रूट्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक क्लियर है? आई होप फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो का मेरा जो पर्पस है वो सिर्फ आपको इस चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं बस, कि होता क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब उसमें हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इस चैप्टर में किस किस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम है। आप अपने क्वेश्चंस भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम फैक्टराइजेशन के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को नहीं कवर करेंगे फिलहाल। अगर किसी को पढ़ना होगा तो मैं इसकी एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर। अब क्या होता है कि कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि हर इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाए, यानी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार क्या होगा कि मिडिल टर्म स्प्लिट ही नहीं होगा, यानी उसको हम ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को या इस शॉर्टकमिंग को कवर करने के लिए दो नए मेथड इंट्रोड्यूस किए गए। एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज किया गया और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज किया गया। ये हमारे सिलेबस में है नहीं, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करने वाले, हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला श्रीधराचार्य ने दिया था, इसलिए इसको श्रीधर फॉर्मूला भी बोलते हैं या श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। और ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं जितना यहाँ देखने में लग रहा है। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और ये बिल्कुल आपके लिए इजी हो जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर देखो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई कि ये जो अंडर रूट जिस वैल्यू पे लगा हुआ है, ये देख रहे हो, ये b² - 4ac पे अंडर रूट लगा हुआ है। ये अंडर रूट एक चीज़ क्लियर करता है तुमको, क्या हो सकता है कि इसके अंदर वैल्यू कैसी आ जाए, नेगेटिव आ जाए। और अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में मैंने ये बात बताई थी कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी अगर यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आया तो वहां आगे सॉल्यूशन नहीं जा सकता, क्योंकि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात क्लियर है? तो ये वैल्यू बहुत कुछ डिफाइन करने वाली है। तो इस वैल्यू को क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट बोला गया। इस वैल्यू को क्या बोला गया, डिस्क्रिमिनेंट बोला गया। यानी ये डिसाइड कर देती है ये वैल्यू कि रूट एग्जिस्ट करेंगे इस इक्वेशन के या नहीं करेंगे, मतलब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे। तो इस जो डिस्क्रिमिनेशन यानी डी है, नॉट डिस्क्रिमिनेशन सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू क्या है, b² - 4ac। ये वैल्यूज, अब एक तो ये है कि हम ये पूरा फॉर्मूला यूज करें और उसमें पुट करें, फिर हमें आगे जाकर पता चले कि इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि हम क्या करेंगे, हम पहले ही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया तो हम कहेंगे सर इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते, और जब इसके रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं है तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई या 0 के बराबर आ गई तो इन दोनों केसेस में रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ये बात क्लियर है, इन दोनों केसेस में रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इस केस में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कहेंगे रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, यानी इसको हम लोग आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये बात क्लियर है? यानी डी अगर पॉजिटिव आया, डी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि डी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रूट एग्जिस्ट करेंगे, डी अगर 0 के इक्वल आ रहा है तो भी रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन डी अगर 0 से छोटा आ जा रहा है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब अगर डी 0 के इक्वल आ जा रहा है या डी, तो इसमें दो अलग अलग केस बनेंगे। इस केस में क्या होगा कि रूट्स इक्वल भी होंगे, इसमें क्या होगा, रूट्स इक्वल होंगे, यानी जो दो आंसर होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, जैसे -1 हो गया या 2 हो गया या 3 हो गया, कुछ भी हो सकता है। और अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब मेरा ये है कि अलग अलग दोनों रूट होंगे, दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगी। तो नेचर ऑफ द रूट्स में आपसे अक्सर क्या पूछ लेता है कि आपसे डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर
2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछ लेता है। तो इसका एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर आ जाएंगे और उससे एक क्वेश्चन करेंगे और बस उसके बाद इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे और ये चैप्टर यहीं पर, इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करोगे, जो प्रॉब्लम होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालकर बता सकते हो कि यहां पर मुझे प्रॉब्लम है। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी आपको k फाइंड करना होगा इफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। एक तो आपसे ये बात पूछता है। अब मैंने जैसे लिखा 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, ये इक्वेशन है और इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसके रूट्स इक्वल हैं और मुझसे कह रहा है कि इस k की वैल्यू आप बताओ कि k की वैल्यू कितनी होगी। तो आप सबसे पहले क्या करो, ABC की वैल्यू निकाल लो। ABC का इस जनरल फॉर्मूले से इसको कंपेयर करो और ABC की वैल्यू निकाल दो। देखो x स्क्वायर के साथी को a बोलते हैं, तो यहाँ पे x स्क्वायर का साथी कौन है, 2, तो मैं a की वैल्यू 2 लिख दूंगा। x के साथी को हम b बोलते हैं, तो यहां पर x का साथी क्या है, k, तो मैं कहूंगा b की वैल्यू कितनी है, k है। और जो कांस्टेंट टर्म बचा वो कितना है, 3 है। ये वैल्यूज मैंने निकाल ली। क्वेश्चन चूंकि क्या कह रहा है कि रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर इक्वल, यही इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इस बात को मैं पलट के बोलूं, अगर किसी भी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे इसका मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो यहां मैं लिखूंगा बिकॉज रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, हेंस d इज इक्वल टू वॉट, 0। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। मैं कहूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के इक्वल है। मैं कहूंगा वैल्यू पुट कर दो आप, तो आप कहोगे b की वैल्यू कितनी है सर, k है, तो k स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ c इज 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर 4 2 जा 8 3 जा 24 इज इक्वल टू वॉट, 0। k स्क्वायर माइनस 24 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 24, क्योंकि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो वो हमेशा 2 वैल्यू देगा। यानी जब भी लिखा हो इस तरह से कि x स्क्वायर, सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप जानो कि इसके 2 आंसर आने वाले हैं, एक तो +2 और एक -2। 2 स्क्वायर इज 4 एंड -2 स्क्वायर इज ऑल्सो 4, तो यहां पर भी 2 आंसर आने वाले हैं। रूट 24 को हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 24 को हम लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 और 3 जा 24। मैंने देखा कि 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल आता है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से 2 को बाहर निकाल लूंगा और अंडर रूट 3 2 जा 6 यहां पर बच जाएगा। ये k की वैल्यू हो गई। क्लियर है आपको? एक इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब बस मैं फाइनल एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे और उसके बाद वहीं पर क्लास को एंड करेंगे। और वो क्वेश्चन क्या होगा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको किसी क्वेश्चन का अगर आंसर निकालने को बोलता है तो आप कैसे निकालोगे। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व इट यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू यहां कितनी है, 2, क्योंकि x स्क्वायर का साथी a होता है। b की वैल्यू कितनी है, -7, क्योंकि x का साथी है। और c कितना है, 3 है। इस वैल्यू को निकालने के बाद मैं सबसे पहले क्या चेक करना चाहूंगा कि मैं डिस्क्रिमिनेंट पहले ही निकाल लूं, ताकि मुझे ये आइडिया लग जाए कि रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई आप d पहले ही निकाल लो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac। आप कहोगे b की वैल्यू सर -7 है और 4 और 2 और 3 ये मैंने पुट कर दिया। 7 स्क्वायर -7 पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो देखो वो जनरली क्या है, 7 का ही स्क्वायर हम करेंगे, कितना आएगा 49। क्योंकि हम नेगेटिव का स्क्वायर करें या हम पॉजिटिव का स्क्वायर करें, दोनों केसेस में आंसर तो हमें सेम मिलने वाला है। -4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24, दैट विल गिव यू 25। 49 माइनस 24 विल गिव यू 25। यानी ये जो वैल्यू आई ये तो पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a।
चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहां वैल्यू पुटिंग में बहुत ध्यान रखना है, ये माइनस चूंकि पहले से था तो ये माइनस मैं लगा दूंगा, और b की वैल्यू -7 है तो इसलिए मैं इसको -7 लिखूंगा। ये यहां पर वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखना है कि ये नेगेटिव का साइन पहले से था और ये नेगेटिव का साइन ये b लेकर आया है। क्लियर है ये बात? प्लस माइनस ये वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूं b² - 4ac, और मुझे कितना पता चला है कि कितनी है, 25 है। तो मैं दोबारा तो नहीं सॉल्व करूंगा, मैं ये वैल्यू डायरेक्टली यहां पर पुट कर दूंगा, और नीचे 2 और a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 2। क्लियर है यहां तक? निगेटिव एंड निगेटिव मेक्स पॉजिटिव, यानी जब निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई करता है तो आंसर पॉजिटिव आता है, दैट विल गिव यू 7 प्लस माइनस √25 विल गिव यू 5 एंड 2 2 ज़ा 4। अब देखो आप, ये जो प्लस माइनस का मतलब है बहुत सिंपल है कि एक बार हमको प्लस लेना है और एक बार हमको माइनस लेना है। तो मैं इसको एक बार क्या ले लेता हूं, प्लस, और एक बार मैं इसको क्या ले सकता हूं, माइनस। तो मैंने दोनों वैल्यूज अलग अलग ले ली। 7 + 5 इज 12/4 एंड 12/4 इज 3, तो एक तो वैल्यू ये हो गई, और 7 - 5 इज 2 एंड 2/4 इज 1/2, तो एक वैल्यू ये हो गई। तो दो वैल्यूज ये हो गई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करने पर। यहां तक बात क्लियर है? तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या सीख लिया? हमने सीखा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको बोलेंगे जिसकी डिग्री 2 होती है। डिग्री किसको बोलेंगे? किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज होता है उसकी मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होंगे, एक फैक्टराइजेशन मेथड होगा, एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर होगा, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर पे हमें अभी ध्यान नहीं देना है, हम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करना होता है, एक्सट्रीम वैल्यूज का हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी उनको मल्टीप्लाई करते हैं और उनको इस तरह से ब्रेक करते हैं कि वो जो दो नंबर मिले उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाए। ठीक है, वो जैसा हम लोगों ने पीछे एक सॉल्यूशन में कर लिया है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सिंपली आपको एक फॉर्मूला लर्न कर लेना है और उसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अपने आप इसी इक्वेशन में आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव होता है तो फिर रूट एग्जिस्ट करेंगे, यानी रियल रूट्स होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। अगर d 0 के बराबर होता है तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे, यानी दोनों वैल्यूज सेम होंगी। और अगर d 0 से छोटा आ जाता है यानी निगेटिव आ जाता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बस इतना सा निचोड़ है इस पूरे चैप्टर का जो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। आपको इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेना है और फिर आप क्वेश्चंस बुक से आपको सॉल्व कर लेने हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस होती है, जो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, जो आप स्प्लिट नहीं कर पा रहे हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करने पर वैल्यू नहीं सही डिराइव कर पा रहे हो, या आप वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा या इनसे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को कराऊंगा। और उसके बाद जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, फिलहाल क्लास 10th में, और भी क्लास वाले डाल सकते हैं। फिलहाल अभी क्लास 10th के चूंकि हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो उन लोगों की ज़्यादा डिमांड थी कि मैं उनके सिलेबस को तेज़ी से कवर कर दूं। तो जो प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है आप मुझे भेज सकते हो और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच इतनी देर साथ में बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी। थैंक यू।